हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ज़्यादातर लोगों ने लाइफ टाइम में हमेशा इसे महसूस किया होगा। कभी ना कभी छाती में जलन होने का एहसास होता है, एसिडिटी होती है। ज़्यादातर हम तेल मसालेदार वाला जब भी कुछ खाते हैं तो एसिडिटी होती है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी क्या है, कैसी है, किस कारण से होती है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके प्रिवेंटिव फैक्टर्स है, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू या ब्रीफ डिस्कशन इस बारे में करेंगे। हमने ऑलरेडी एसिडिटी को हार्ट के पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एसिडिटी में कौन से फूड स्टफ अच्छे हैं, कौन से फूड स्टफ बुरे हैं, ये सारे वीडियोज ऑलरेडी किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक ओवरऑल जनरल डिस्कशन पर एसिडिटी क्या होती है और क्या सिम्टम्स इसके होते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बार जो आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। एसिडिटी बेसिकली छाती में जलन का प्रॉब्लम है, जिसमें छाती में लोगों को जलन का एहसास होता है। जब भी आप कोई लेट रहे हैं या कोई तीखा मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके बाद छाती में जलन होती है। एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि हार्ट के पेशेंट में भी छाती का जलन हो सकता है। हालांकि डिफरेंस ये है कि हार्ट के पेशेंट में साथ में सांस का तकलीफ, घबराहट, पसीना, बेचैनी हो सकती है। हार्ट के रिस्क फैक्टर्स होंगे और चलने फिरने पे जलन बढ़ेगी और साथ में सांस फूलेगी, छाती में भारीपन लगेगा, तो वो हार्ट का होने का चांस ज़्यादा है। अगर बैठे बैठे में किसी को जलन का एहसास हो रहा है तो वैसे पेशेंट में हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस कम है। तो वैसे में आपको उतना सोचने या विचार करने की ज़रूरत नहीं है। पर चलने फिरने में अगर सांस फूल रही है और छाती में जलन हो रही है तो कार्डियक इवैल्यूएशन एटलीस्ट इको ट्रेडमिल इतना करा ले, ज़रूरी है। एसिडिटी बेसिकली तब होता है जब हमारे पेट में और हमारे इसोफेगस में और आंतों में एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ये जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो खाने को पचाने के लिए काम आता है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक लो पीएच या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी लो लेवल पर है, वैसा वातावरण चाहिए होता है। तो लो पीएच लेवल जब होता है बॉडी में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ऐड करने में मदद करता है, खाने की बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है। तो नॉर्मली बॉडी इस लेवल को मेंटेन इसलिए करती है ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जब कभी वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगती है किसी भी कारण की वजह से, तो हमें जलन का एहसास होने लगता है, क्योंकि ये एसिड कंटेंट जो है जिस भी सतह पर जाके टच करता है, चाहे वो पेट की सतह हो चाहे वो आंतों की सतह हो, तो वहाँ पर वो जलन का एहसास करता है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन लगता है। एसिडिटी के कारण क्या है? ज़्यादातर कोई भी पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा खाना खाता है और खाना खाने के बाद तुरंत अगर लेट जाता है तो उसको एसिडिटी लगने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने के बाद वो एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जब पेट खाली होता है तो वो एक्स्ट्रा एसिड जो है वो मुंह की तरफ आने लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। अगर कोई व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, ओवरवेट है, ओबीज है, तो उसे भी एसिडिटी ज़्यादा होगी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी ज़्यादा एसिडिटी का एहसास होगा। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको भी रिफ्लक्स वर्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जहाँ से ये एसिड ऊपर की तरफ वापस नहीं आए उससे कंट्रोल करने वाली जो मसल्स है उसको ये रिलैक्स करता है, तो जिसकी वजह से एसिड वापस मुंह की तरफ आने लगता है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी में बच्चे का वेट जब पेट में आता है तो वो स्टमक को एक तरह से पुश करता है, जिसकी वजह से पेट में कुछ भरने के लिए जगह ज़्यादा नहीं बचती, सारा एसिडिक कंटेंट मुंह को जाता है। प्रेगनेंसी में वैसे भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा एसिडिटी ज़्यादा होगा। कुछ फूड्स और बेवरेजेस जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स है, या जैसे कि संतरा, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, टमाटर है, स्पाइसी फूड्स है, चॉकलेट, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ अगर हम लेते हैं तो इससे हमें एसिडिटी का एहसास ज़्यादा होता है। कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे पेट को इरिटेट करती हैं, जलाती है, जैसे कि एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स है, इनकी वजह से भी एसिडिटी होती है। और एक हाइटस हर्निया करके बीमारी होती है, जिसमें कि हमारे जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जहाँ इसोफेगस पेट पर कनेक्ट होता है, वहाँ एक मसल टिश्यू होता है जो पेट को बंद करके रखता है, ताकि जब पेट चर्न करे फूड को तो वापस एसिड मुंह की तरफ नहीं आए। पर वो मसल अगर रिलैक्स हो जाए, और कई बार क्या होता है कि जब वो पेट का जो लेयर है वो चारों तरफ क्या डायफ्राम मसल होती है, तो डायफ्राम मसल को क्रॉस करके वो ऊपर की तरफ अगर आने लग जाए, हर्निएट कर जाए डायफ्राम की जो स्पेस है उसके थ्रू, और लंग्स की कैविटी में आने लग जाए या छाती में आने लग जाए, तो उसे हाइटस हर्निया बोलते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि जो मसल है जिस पे डायफ्राम का प्रेशर चारों तरफ से अगर पड़ना था तो वो रिलैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है। इसकी वजह से और ज़्यादा एसिडिटी होती है और ज़्यादा एसिड कंटेंट मुंह की तरफ आने लगता है।
ज़्यादातर एसिडिटी के सिम्टम्स कॉमन क्या होते हैं? आपका खाना मुंह की तरफ आएगा, एसिड कंटेंट मुंह की तरफ आएगा तो खट्टा खट्टा मुंह में लगेगा, एक एहसास होगा खट्टापन का, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसे लगेगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग एक्चुअल में भी हो सकती है, खाना निगलने में दिक्कत होगी, छाती में जलन का एहसास होगा, बार बार बर्निंग सेंसेशन होगी, खांसी होगी और छाती में वीजिंग का सेंसेशन भी हो सकता है। अगर ये एसिड का कंटेंट जो है अगर हमारी श्वास की नली में चला जाए तो वहाँ पे भी कई बार एसिडिटी करने होने की वजह से वो लाइनिंग्स को सूजन कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर लंग्स में चला जाए तो वीजिंग भी हो सकती है। कई बार बोलने में भी दिक्कत आ सकती है लारिंग्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, जो कि रिफ्लेक्स की रिलेटेड कॉफ जिनको होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, गैस का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं और बेल्चिंग ब्लोटिंग ज़्यादा होता है, पेट भी बहुत भारी भारी लगता है। तो ये ज़्यादातर इसमें बेल्चिंग के मतलब एसिडिटी के पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली सिम्टम्स के बेसिस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी करके देखते हैं, जो कि कैमरा एक ट्यूब में लगा रहता है, उसको हम पेट में डालते हैं तो स्टमक की अंदर की लाइनिंग या इनर लाइनिंग में कोई म्यूकोसा जला तो नहीं है, या एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस रिलेटेड उसमें चेंजेस तो नहीं है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंडोस्कोपी सिंगल मोस्ट कॉमन टूल है जो कि पेट की ज़्यादातर बीमारियों के लिए, पेट की मतलब आंतों के अंदर की यानी इसोफेगस स्टमक उसके अंदर की कोई भी बीमारी को जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। पेट के बाहर की सरफेस में कोई बीमारी हो तो वो उससे पता नहीं चलेगा। इसके अलावा एक एम्बुलेटरी पीएच प्रोब टेस्ट करते हैं। इसमें एक मैनोमीटर या एक प्रोब जो है, एक वायरलेस डिवाइस को पेट में डाल दिया जाता है, जिससे कंटिन्यूस वो 24 आवर्स तक हमारी इसोफेगस के जो लोअर एंड है वहाँ पे कितना एसिड कंटेंट रह रहा है उसको चेक करता है। तो एसिड कंटेंट अगर कम रह रहा है तो उसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा है। इसके अलावा इसोफेजियल मैनोमेट्री कर सकते हैं, जिससे कि इसोफेगस यानी अन्ननली के मसल्स की कितनी टाइटनेस और कितना कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग टाइम पे वो खाने को ठीक से पुश कर रहे हैं कि नहीं, टाइटनेस मेंटेन रख रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेरियम स्वॉलो टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक रेडियो पे एक मटीरियल होता है बेरियम करके, उसको पिलाया जाता है पेशेंट को। ये जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो अन्नलिका और पेट की इनर लेयर्स को कैप्चर कोट कर लेता है, जिसकी वजह से जब हम एक्सरे डालते हैं तो वो उनकी इमेज कैप्चर हो जाती है। उसमें अगर कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है या कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, वो पता चल जाता है। पर आजकल बेरियम स्वॉलो कंपेरेटिवली कम करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह पर ही ज़्यादा रिलाई करते हैं, फिर भी सिलेक्टिव केसेस में इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों करने से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम होगा, कौन कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपको फायदा होगा। सबसे पहले वो चीज़ें जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं उन चीज़ों को कम रखिए। वो फूड प्रोडक्ट्स या बेवरेजेस जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं उनको कम रखिए। तला तीखा मसालेदार कम खाइए। बहुत छोटे छोटे मील्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मील्स लीजिए। बड़ा मात्रा में आप एक बार में ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी, कम मात्रा में चीज़ें खाएंगे तो एसिडिटी कम होगी। स्मोकिंग को बंद करना है, अल्कोहल को बंद करना है, वजन लूज करना है, मोटापा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है कि रात को सोते समय जो बेड का सिरहाना है या जिस साइड पे आप सर रख के सोते हो वो हेड को नीचे पत्थर रख के 6 से 8 इंच आपको ऊपर एलिवेट करके रखना है। तो इससे आपको कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एसिड कंटेंट मुंह की तरफ आता है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। इसमें सर के नीचे तकिया रखना उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सर के नीचे तकिया आप रखते हैं तो एक गले के प्रति एक एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से आपको उल्टा चोकिंग होती है और उतना अच्छा नहीं लगता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपको पत्थर रख ले सर के बेड के सिराने की तरफ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि पूरा बेड ही एक तरह से एलिवेट हो जाएगा, तो एसिडिटी कम होगी। इसके अलावा आप एंटासिड्स ले सकते हैं जो कि एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के एंटासिड्स अवेलेबल हैं, आप इसमें जो भी कंफर्टेबल हो ये ले सकते हैं। इनो वगैरह भी एक तरह से एंटासिड्स ही है, लेकिन वो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे नमक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके लेने के बाद काफ़ी गैस का एहसास भी होगा लोगों को। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं जो कि सबसे कॉमन दवा है एसिड कंटेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है। इसमें राबिप्रिजोल, पैंटोप्रिजोल, इसोमेप्रिजोल, ये अलग अलग तरह की मेडिसिन आती है। इसमें जो भी आपको कंफर्टेबल लगे सब एक बराबर ही आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। दिन भर में एक बार लेने से ये एसिड के प्रोडक्शन को बंद कर देता है या कम कर देता है, तो इसमें एसिडिटी कम होती है। काफ़ी सेफ दवा है, कुछ खास साइड इफेक्ट्स इसके नहीं हैं। इसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें रैनिटिडिन, फैमोटिडिन काफ़ी कॉमनली यूज होती है, ये पेट में जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स है उसको कम करती है, जो कि एक सब्सटेंस है, एक रिसेप्टर है जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बनता है, तो उसको कम करती है। तो ये
कंपेरेटिवली एसिड प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। इसके अलावा प्रोकाइनेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोकाइनेटिक्स बेसिकली ऐसी दवाई होती है जो खाने को नीचे की तरफ पुश करती है और उनको एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी होने का प्रॉब्लम या खाना वापस मुंह की तरफ है वॉमिटिंग वगैरह उसको कम करती है। ये मेडिसिन को आप लेने से पेरिस्टाल्टिक या आंतों के मूवमेंट को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अगर इश्यूज है, तो हाइटस हर्निया वगैरह का खासकर अगर इशू है तो सर्जरी करके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइट किया जा सकता है और हाइटस हर्निया अगर है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग को भी अल्कोहल का आदत है उनको अल्कोहल बंद करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस अगर किसी को है तो मेंटल स्ट्रेस को बने जितना कम रखना चाहिए। जितना मेंटल स्ट्रेस आपका कम होगा, योगा, मेडिटेशन या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज वगैरह करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप करोगे तो कंपैरेटिवली आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अगर इसको लंबे समय तक अगर आप अनट्रीटेड छोड़ दोगे तो अन्नली में अल्सर्स बन सकते हैं, अन्नली में इसोफेजाइटिस हो सकती है, पेट में भी अल्सर्स बन सकते हैं, पेट की नली भी खराब हो सकती है, वहाँ पे भी गैस्ट्राइटिस की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। बहुत लंबे समय तक उसको अनट्रीटेड छोड़ दो तो वहाँ पे बैरेट्स इसोफेगस या कैंसर भी हो सकता है, जो कि डेंजरस है। तो इसलिए लंबे समय तक इसे अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज में बनता है, पर इसे अनट्रीटेड छोड़ने में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आज बेसिकली हमने एसिडिटी के बारे में बात की। एसिडिटी क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है और क्या ट्रीटमेंट है, इस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट और सहायता दें।